कितने पार्ट ले रहे हैं वो बताइए। तीन। 16 तीन। 17। 16, 17, और 18। 18। हाँ राइट। और 16 नंबर का हमारा जो लेसन था उसका नाम क्या था? आप लोग टेक्स्ट बुक फेयर बुक कुछ तो लेकर बैठे होगे ना बेटा। दाची। 16 नंबर का हमारा लेसन था उसका नाम क्या था? तुल भारतीय संस्कृति में। यू बोर में। हाँ भारतीय। संस्कृति में संस्कृति में गुरु शिष्य गुरु। संबंध। हाँ ओके। गुरु वेरी और गुड। शिष्य का महत्व। हाँ और 17 नंबर का लेसन था वो क्या था? तुलसी के पद। तुलसी तुलसी के के पद। पद। ओके वो क्या था? काव्य था, पद, पद्य था, गद्य था, क्या था वो? विश्व पद। पद्य था। हाँ। पद। हाँ एक कविता का पद जो है वो एक कविता के ही स्वरूप है ना। और उसके बाद अब हम जो लेसन करने वाले हैं वो है 18 नंबर का लेसन। और उसका नाम है, अंधेरी। हाँ, अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी। शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सुना ही होगा। पर ये क्या है? मुझे पहले तो ये बताइए अंधेर नगरी लेसन जो है वो क्या है? यानी एक पाठ है, गद्य का स्वरूप है। पर गद्य में भी अलग अलग कई तरह की विधाएं होती है ना। जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है और हम पढ़ते भी आए हैं हर साल। तो उसमें से ये जो विधा है वो कौन सी है? देखिए अगर आपको, आपने ना देखा हो पहले टेक्स्ट बुक में तो आपके सामने स्क्रीन भी है। तो भी आप शायद उसमें से देख कर भी समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि ये गद्य का कौन से प्रकार है इसका, इसमें गद्य का। एकांक। हम्म। एकांकी। नहीं। एकांकी आप थोड़ा नजदीक है उस पे, पात्र। उसके जैसा ही है कुछ। आप थोड़ा पढ़िए। पात्र परिचय। न। हाँ पात्र परिचय किस में होता है चलिए ये बताइए, पात्र परिचय होता किस में? पात्र यानी पता है ना, चरित्र। तो वो किस में होते हैं? नाटक। हाँ नाटक में, राइट, वेरी गुड। नाटक में होते हैं। अच्छा आपने इससे पहले कोई नाटक पढ़ा है? ये अंधेर नगरी आप पढ़ चुके हैं, अभी आप ही मुझे बताएंगे इसकी स्टोरी, मैं नहीं पढ़ाने वाली आज ये लेसन, आप ही मुझे स्टोरी बता देंगे देखिएगा। पर इसके अलावा और कोई नाटक आपने पढ़ा है? યસ મેમ ઓલો કાક આવ્યું હતું 7th માં એમ. अरे वाह पढ़ा है। वेरी गुड। कौन सा पढ़ा है? गुजराती में भी चलेगा, हाँ गुजराती इंग्लिश किसी भी में आपने पढ़ा हो, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा हो। सिर्फ हिंदी ऐसा ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा हो, वैसे हमने हिंदी में भी पढ़ लिया है। और इसके अलावा पाठ्य पुस्तक के अलावा भी आपने कोई पढ़ा हो। मैम हाँ। इस हाँ बोलो इस बोलो साल बेटा। में के अंदर इंग्लिश के अंदर एडल्सन हम्म। स्पीक. वो एक नाटक है या स्टोरी है? સ્ટોરી જેવું ના મેમ. એ ઓલું છે ભાઈ. એમાં બધા એડલ્ટ્સ ના એ બધા છે ને એ લોકોના ક્વેશ્ચન હોય ને તો એ मैम પૂછવા. स्टोरी थी स्टोरी। स्टोरी थी बेटा, उसे कहानी, गौरी। उसे हम क्या कहते हैं, कहानी। तो कहानी नहीं और नाटक दोनों अलग चीज है। नाटक कैसे होता है? मैम सॉरी फॉर इंटरफियर बट हाँ। એડોલસન્સ જે સ્પીચ છે ને એ ખાલી ક્વેશ્ચન ને સોલ્વ કરે છે એવું છે કે જે બાળકોને યંગસ્ટરમાં જે ક્વેશ્ચન છે એને સોલ્વ કરવા માટેનો યુનિટ આખો આપેલો એટલે हाँ देखो, મોહમ્મદ तो નબી. स्टोरी जैसा ही था ना सर उसमें कुछ। હા નહીં हाँ સ્ટોરી નથી ક્વેશ્ચન હતા. ओके, ओनली क्वेश्चन आंसर के रूप में था वो। ओके सुना बॉयस? स्टोरी भी नहीं थी, आपने तो स्टोरी कहा मुझे। नहीं सर स्टोरी હતી સર એમાં છે ને એક લેડી હતી ઓલે બાસ્કેટ વેચવા જતી હતી ને એમાં એડલ્સન આવ્યા હતા તો એડલ્સન છે ને 3 વાર સ્ટેશન એને મળ્યા હતા 2 વાર મળ્યા ત્રીજી વાર નહોતા મળ્યા. પણ એનું નામ અલગ છે. ઈ નાઇટ ટ્રેન એટ દેઓલી છે ફેઝાન. ઈ નાઇટ હા ટ્રેન એટ हम्म। દેઓલી દિવાળી છે. વાળું. ओके 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 फैजान, एक काम करते हैं, उसके बारे में ना हम जस्मिन मिस को ज्वाइन करेंगे ना जब कल के लेक्चर में, तब बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? पर अभी मुझे जानना है आपने कोई नाटक पढ़ा है? नाटक कैसे होता है आपको पता है? नाटक कैसे होता है, नाटक की विधा, नाटक क्या होता है, देखा અલગ है? અલગ પાર્ટ. हाँ अलग अलग पात्र।
और उनका अपना ही कुछ अलग महत्व होता है। आपने किया है, कभी नाटक किया है? किया है? नो नो मैम। मैम। हाँ नो। मैम। देखिए, आपको पता हो तो हम कई बार हमारे स्कूल में भी प्रोग्राम रखते हैं, तो उसमें हम 15 अगस्त का या 26 जनवरी का कार्यक्रम रखते हैं, तो उसमें हम रखते हैं। फिर कभी कभी हम आपकी असेंबली जो होती है उसमें भी ऐसा प्रोग्राम रखते हैं। तो आपके ही द्वारा कुछ स्टूडेंट जो हैं वो उस नाटक के जो पात्र हैं, जो चरित्र हैं, उसका कैरेक्टर जो है वो निभाते हैं, और स्टेज पर उस नाटक को हाव भाव के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो उसे नाटक कहते हैं। उसमें वेशभूषा भी वैसी ही की जाती है ना। तो इस प्रकार उसे नाटक को हम प्रस्तुत करते हैं। नाटक को हम दिखा भी सकते हैं, सिर्फ पढ़ नहीं सकते। पर नाटक ऐसी विधा है जो हम देख भी सकते हैं, उसका अभिनय कर सकते हैं, है ना। तो उसे नाटक की विधा कहते हैं। अब आपको कोई नाटक के बारे में पूछे ना, तो इस तरह समझाइएगा कि नाटक ऐसी विधा है जो मंच पर दर्शाई जा सकती है, अभिनीत की जा सकती है। आया समझ में अब? और अब मैं चाहती हूँ कि आप अगले लेक्चर में मुझे किसी नाटक के नाम बताइए। आप ढूंढिए, आज के दिन में आप ढूंढिए कि नाटक जो है वो अंधेर नगरी तो हम पढ़ने ही वाले हैं, उसके अलावा नाटक कौन कौन से हैं, गुजराती में हो या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, किसी भी, या संस्कृत में हो। तो वो नाटक जो है, वो नाटक के नाम चाहिए मुझे। कम से कम 2 या 3 नाटक के नाम आप ढूंढोगे। जैसे हिंदी में मैंने अभी बताया कि अंधेर नगरी हमारा जो लेसन है वो एक नाटक का प्रकार है। ओके, तो ऐसा कोई नाटक का नाम मुझे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, किसी भी भाषा में, गुजराती में आपने पढ़ा हो तो वो, या तो फिर आप उसे ढूंढिए। ठीक है? ओके बॉयज। ओके मैम। ओके मैम। ओके, चलिए। और आज हम जो अंधेर नगरी पढ़ने वाले हैं उसके लेखक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। और उनका जन्म जो है वो 1850 में, और उनका निधन यानी उनकी मृत्यु जो है वो 1885 में मानी जाती है। और हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार रह चुके हैं वे। और इनका मूल नाम जो है ना वो हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र था। पर भारतेंदु उनकी उपाधि थी। आपने देखा होगा ना कि ये जो गद्य या पद्य जो लेखक या कवि होते हैं ना, वो अपना दूसरा नाम भी रखते हैं। कभी कभी अपने दूसरे नाम से वो लिखते हैं। आप अखबार अखबार देखो ना, तो उसमें भी आपको कई सारे लेख मिल जाएंगे। तो उस लेख के नीचे उस लेखक या कवि का नाम लिखा होगा। तो उसमें उनका अ, उस लेखन कार्य के लिए जो उन्होंने नाम रखा है वो नाम वो लिखते होंगे, इन्वर्टेड कोमा में होगा वो नाम। तो इस प्रकार हरिश्चंद्र जी, उन वे भी भारतेंदु की उपाधि उन्हें मिली थी। और हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया है कि हिंदी साहित्य जो है वो बहुत बड़ा साहित्य है। उसमें आधुनिक काल, इसके अलावा भक्ति काल, ऐसे अलग अलग काल रह चुके हैं। और उन कालों में भी अलग अलग प्रकार की जो रचनाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो आधुनिक काल की हम बात करें तो उसमें हरिश्चंद्र जी का नाम सिरमौर पर है। हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की जो दिशा में उन्होंने आगे अपनी प्रतिभा का उपयोग भी किया है। और भारतेंदु जी जो हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, यानी कई सारी विधाओं में उनका लेखन कार्य उन्होंने किया है। हिंदी पत्रकारिता, नाटक, काव्य आदि क्षेत्रों का उनको अनुभव है। यानी पत्रकारिता भी वे करते थे,
पत्रकारिता समझते हैं ना, क्या होता है पत्रकारिता? मैम न्यूज़पेपर हो ना, हाँ न्यूज़पेपर हाँ है हाँ बोला। हाँ, उसके एडिटर के रूप में या खबरों के लिखा लिखना उन सब में, या उनमें कोई कविता या लेखन कार्य करना या कोई लेख लिखना। तो पत्रकारिता का भी उन्होंने कार्य किया है, नाटक भी लिखे हैं और काव्य भी उन्होंने लिखे हैं। चंद्रप्रभा उनका उपन्यास है। फिर उसके अलावा बादशाह दर्पण उनका नाट्य शास्त्र है। अ, उन्होंने निबंध, संपादक आदि के रूप में भी कुशलताएं प्राप्त की है। तो ये था उनका परिचय। अब सीधा हम हमारे पाठ पर आते हैं। तो आपने शायद ये कहानी जो है, ये नाटक जो है, इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो अभी हम जो अंधेर नगरी पढ़ने वाले हैं उसमें पात्रों का पहले तो हमें परिचय दे दिया गया है कि महंत जो है वो एक पात्र है। फिर इसके अलावा नारायण दास और गोवर्धन दास दो शिष्य हैं, जो महंत के शिष्य, महंत यानी गुरु। तो उनके दो शिष्य हैं, उनका नाम है नारायण दास और गोवर्धन दास। फिर राजा ना है वहां का, नगरी का। तो उस नगरी के राजा का नाम है चौपट राजा और नगरी का नाम है अंधेर नगरी। वहां के वे राजा है, चौपट राजा। और इसके अलावा कुंजड़िन, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिष्टी, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि पात्र भी इसमें हैं। कुंजड़िन मतलब क्या? हम पढ़ चुके हैं कुंजड़िन मतलब। क्या होता है कुंजड़िन का मतलब? आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने ही पढ़ाया है आपको 7th में। मैम अब आप कुंदरी 9th में। मतलब वो पानी के पीने का आता है ना वो नहीं 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 कुंडा। नहीं, वो थोड़ी पात्र होगा बेटा। तो पात्र क्या? तो व्यक्ति को बनाया जाता है ना। कुंजड़िन मतलब क्या? कबूतर। अरे, कोई इंसानी पात्र है। चलिए आप ढूंढ के लाइए कल। आप अगर चाहे तो 7th की बुक मिस में मिस भी देख मिस सकते हैं। मिस मैं बोलता हूँ, बोलो। शाकभाजी बेचने वाली। हाँ, सब्जी बेचने वाली स्त्री जो होती हैं उसे कुंजड़िन कहते हैं। हम 7th में सीख चुके हैं बेटा, याद रखा करो थोड़ा। ओके, तो उसे कुंजड़िन कहते हैं। अब पहला दृश्य। अब देखिए, नाटक होते हैं ना, उसमें दृश्य होते हैं। आपने देखा होगा, आप कभी नाटक देखने गए हो ना, तो आपने देखा होगा कि पर्दा बंद होता है। फिर जब पर्दा खुलता है ना, तो उसके पीछे पूरा स्टेज तैयार होता है। जो दृश्य होने वाला है ना, जो सीन, उसके हिसाब से वहाँ सारी व्यवस्था होती है। और फिर थोड़ी देर बाद वो पर्दा बंद हो जाता है, फिर खुलता है ना, 2-5 मिनट बाद फिर खुलता है। तो उस समय भी पीछे का बैकग्राउंड जो है वो सारा बदल जाता है। कई सारे और पात्र आ जाते हैं और सीन आ जाते हैं। तो इस हिसाब से पीछे का दृश्य बदलता रहता है। तो उसे दृश्य कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पहला दृश्य है और उसमें स्थान जो है वो शहर से बाहर सड़क का है, जहां महंत जी और उसके दो चेले जो हैं वो बातें कर रहे हैं। अब यहाँ ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यहाँ तो हमारे सामने स्टेज पर है नहीं। अगर होता सब कुछ तो ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अभी तो हम देख नहीं सकते ना, इसलिए सारी बातें यहाँ लिख कर दी गई है। तो शहर के बाहर महंत जी जो हैं वो अपने दोनों शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास से बात कर रहे थे। चलिए, तो महंत क्या कहते हैं? चलो पढ़ो अब, आदि। मैम मैं पढ़ूं? हाँ आदि। मैम पढ़ता हूँ। हाँ। हाँ मैम पढ़ता हूँ। महंत बच्चा नारायण नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे
और क्या? नारायण दास। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत, बच्चा गोवर्धदास, तो परिश्रम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। बस इतना। गोवर्धन दास जाता है। ओके ओके, इतना आदि। अब महंत जो है वो अपने दोनों शिष्य से बात कर रहे थे, उसमें वो बताते हैं कि देखो नारायण दास, ये नगर तो बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। देखो यहाँ कुछ हमें भिक्षा मिल जाए तो भगवान को भोग लगे, और क्या। अब ये संत महात्मा जैसे थे तो वो हमेशा भिक्षा मांग कर ही खाते थे, और उसके अलावा उनके पास कुछ होता भी नहीं था। तो वे भिक्षा मांगकर जो भी मिलता वो भगवान को भोग लगाते और उसे ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते। तो उसने कहा कि देखो यहाँ इस शहर में हमें कुछ भिक्षा मिल जाए। तो नारायण दास अपने गुरु से कहता है कि हाँ गुरुजी, नगर तो बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है, देखते हैं भिक्षा भी अगर सुंदर मिल जाए तो हमें बड़ा आनंद हो। फिर महंत जो है वो अपने दोनों शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं। गोवर्धन दास को कौन सी दिशा में भेजते हैं? पश्चिम। ओके, और नारायण दास को पूर्व दिशा में भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, और दोनों जाते हैं, गोवर्धन दास भी जाता है। चलो मानव अब। गोवर्धन दास कुंचोड़ीन से, क्यों भाजी क्या भाव? कुंचोड़ीन, भाजी बाबाजी टके टके शेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके शेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीजें टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव? हलवाई टके शेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है। सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेरी नगरी। ओके। अब गोवर्धन दास जो है ना वो सब्जी वाले के पास जाता है और उससे सब्जी के दाम पूछता है कि क्या भाव है। तो वो सब्जी वाली बताती है कि बाबा जी टके सिर। और गोवर्धन दास कहता है सब भाजी टके सिर, वाह वाह, ये तो बड़े आनंद की बात है, यहाँ तो सभी चीजें टके सिर भाव से मिलती है। फिर हलवाई के पास जाता है। हलवाई मतलब मिठाई वाला। हाँ, मिठाई बेचने वाला हलवाई। तो उसके पास जाता है तो वो भी कहता है टके से। तो गोवर्धन दास खुश हो जाता है कि अरे वाह, बड़ा आनंद है, सब टके से। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? वो नगरी का नाम पूछता है तो हलवाई उसे बताता है कि भाई अंधेर नगरी है। अच्छा, ये टकेसर मतलब क्या? टकेसर मतलब क्या? आपने पूछा नहीं मुझसे, इसलिए मुझे पूछना पड़ा आपसे। अगर आप पूछ लेते तो मैं आंसर देती, अब मैं पूछ रही हूँ तो आपको देखो, आंसर देना पड़ेगा। मैम आप पुराने बोलिए तो दो फिर पैसे के बार बार का एक सिक्का। सॉरी पुराने दो अल्फाज। हम्म पुराने 2 पैसे के बराबर एक सिक्का। हाँ, टके शेर एक दाम है ना। रुपयो, हमें हम जो पैसे हैं उसका एक कीमत है, एक कीमत है ये टके शेर। तो टके शेर कितना होता है? टका। मतलब पुराने जो 2 पैसे थे, पैसे हाँ, रुपये नहीं, समझिएगा, पैसे। और पैसे और रुपयों का भेद अब आपको पता ही है। तो पुराने जो 2 पैसे थे उसके बराबर का एक सिक्का यानी टके शेर। हम्म तो सब चीजें टके से। तो गोवर्धन दास तो बड़ा खुश हो गया कि वाह, मिठाई भी टके से। अब वो हलवाई से उस नगरी का नाम पूछता है तो हलवाई उसे बताता है अंधेर नगरी। तो गोवर्धन दास क्या पूछता है उसके बाद उससे? पेपर टू पीस। मैं चलिए। पढ़ू आदि? पढ़ना नहीं है, हम ऐसे ही लेसन करने वाले हैं, पढ़ना नहीं है। चलिए, क्या पूछता है गोवर्धन दास उससे? और राजा क्या नाम क्या है? तो राजा हाँ, का नाम क्या उससे है? राजा का नाम पूछता है। हाँ, तो राजा का नाम हलवाई क्या बताता है? चौपट राज। चौपट। हाँ, चौपट राजा। तो गोवर्धन दास ने एक पंक्ति बना दी। क्या पंक्ति बना दी?
वाह वाह वाह। वाह। अंधेर अंधेरी नगरी नगरी। चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। खाजा मतलब मिठाई। मिठाई का एक प्रकार है, वो तो आपको पता है ना। खाजा जो है हाँ मैम। वो मिठाई का एक प्रकार है। इसलिए टके शेर सब्जी और टके शेर मिठाई, ऐसा उसका मतलब था। और इस प्रकार उसने तो एक पंक्ति बना दी। अब हलवाई जो है वो उससे कहता है कि भाई बाबा जी, आपको कुछ लेना हो तो लीजिए, वरना चलते बनिए। चलो रयान। रयान। कासिम। ठीक। यस मैम। कासिम, हाँ मैम। पढ़ो बेटा। गोवर्धनदास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। मेहता जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। मेहता, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, पूरे पूरी जी महाराज, 7 पैसे भीख मांग मिलती थी, इससे 3.5 से मिठाई मोल ली। हम्म। अब क्या कहता है गोवर्धन दास की, बच्चा भिक्षा में 7 पैसे मिले हैं, तो तू मुझे 3.5 शेर मिठाई दे दे। और फिर दूसरी ओर से महंत जी और नारायण दास आते हैं, और एक ओर से गोवर्धन दास, फिर तीनों वापस मिल जाते हैं। तो महंत जी गोवर्धन दास से पूछते हैं कि अरे वाह, तू तो भिक्षा में बड़ी सी गठरी लाया है। बड़ी गठरी तो तेरी मालूम होती है, यानी थैला उसका, जो कपड़े का थैला था ना वो गठरी, तो वो तो बड़ी भारी भारी दिखाई देती है। क्या लाया है तू भिक्षा में? तो गोवर्धन दास बताता है कि गुरुजी, 7 पैसे मुझे मिले थे भिक्षा में, तो उसी से मैं 3.5 शेर मिठाई मोल ले आया हूँ। मोल लेना, मोल लेना मतलब, मोल लेना मतलब मुहावरा है। मोल लेना एक मुहावरा है। क्या होता है उसका अर्थ? दाम देकर खरीदना। खरीदना। हाँ, मोल लेना यानी दाम देकर खरीदना। मोल यानी दाम। ओके। और वो आपको एक मुहावरे के रूप में भी पूछा जाता है। मोल लेना तो उसका अर्थ होता है दाम देकर खरीदना। चलिए आगे। अब कौन पढ़ेगा? इसमें मैं पढ़ूं? जो पढ़ लिया हो वो मत पढ़िएगा प्लीज। पहले सबकी बारी आ जाने दीजिए, ठीक है। चलिए अब पढ़िए कौन। इसमें वत्सल पढ़ू। हाँ वत्सल, वेरी गुड, पढ़ो बेटा। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है? हम्म। गोवर्धन दास, अंधेरी नगरी चौपाट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। महंत, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। मैं तो यही रहूंगा। महंत, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। हम्म। अब महंत जो है वो कहता है कि बच्चा, नारायण दास ने मुझे बताया था कि यहाँ सब चीजें टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पर अब तुम ये लेकर आए हो इस प्रकार, तो मुझे समझ में आया। ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? ऐसा महंत ने उससे पूछा
कि जहाँ सारी चीजें टके से मिलती हैं। तो गोवर्धन दास फिर गाने लगा। क्या गाने लगा? क्या गाने लगा बॉयज? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी, भाजी टक्के सर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके आगे शेर बोलो। भाजी हम्म। शेर खाजा। हम्म। टक्के शेर खाजा। तो गोवर्धन दास ने बताया कि अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट राजा, टके सेर भाजी मिलती है और टके सेर खाजा। तो मैन कहता है तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ सभी चीजों के दाम एक समान होते हैं। मैं तो इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। क्यों महंत क्यों यहाँ रहना नहीं चाहते थे? ये तो अच्छी नगरी थी ना, कि कीमती चीजें और मामूली चीजें सभी एक दाम से ही मिलती थी। तो ये तो फायदा है ना। तो क्यों यहाँ नहीं रहना चाहिए था, उचित नहीं था यहाँ रहना? ऐसा क्यों कहा महंत ने? मैम फायदा नहीं है उसमें नुकसान है, क्योंकि मैम जो कम कीमत में जो चीज मिलती है वो भी इतनी कीमत में मिलती है ना। हम्म। और कुछ इसके अलावा? दिन पर मांग के भी पेट नहीं भरता। नहीं, वो तो भर जाता है। गोवर्धन दास ने ऐसा कहा कि मैं इस नगरी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जगह जहाँ पूरा दिन मांगो ना तो भी पेट भर खाना नहीं मिलता। और यहाँ तो थोड़ा मांगने पर भी कितना सारा खाना मिल जाता है, थोड़े से पैसों में भी। तो मैं तो यही रहना चाहता हूँ। पर महंत दूरदर्शी वाले थे, दूरदृष्टि रखने वाले थे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ रहना उचित नहीं है। चलिए, ये सवाल आपके लिए बाकी रहा। आप मुझे लास्ट तक में बताएंगे कि क्यों ऐसा कहा महंत ने, ठीक है? कि यहाँ रहना क्यों उचित नहीं था। મેમ हाँ। આટલા સસ્તામાં જે કામ થતું હોય એ કેવું હશે એને એવું લાગ્યું હશે મનમાં. वो, हाँ, वो फैजान ने भी ऐसा ही बताया। आप थोड़े थोड़े नजदीक है, अभी थोड़ा और समझ लीजिए पार्ट, लेसन हमारा, फिर बताइएगा मुझे लास्ट में, ठीक है? तो गोवर्धन दास ने वहां न रह वहीं रहने का फैसला किया और महंत ने कहा कि देख, तू मेरी बात मान ले, नहीं तो फिर पछताएगा। और मैं तो जाता हूँ, पर याद रखना कि कभी तुझे संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना। वो तो उसके गुरु थे ना, तो उसे कैसे छोड़ सकते थे उसने? पर उन वे यहाँ रहना नहीं चाहते थे। और गोवर्धन दास ने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी। तो उसके गुरु ने कहा कि ठीक है, तू यहाँ रहना चाहता है तो रह ले, पर याद रखना कभी तुझे संकट पड़े तो मुझे याद करना, मैं हूं तुम्हारे लिए। और इतना कहकर महंत चले जाते हैं। और उसके साथ जो है वो उसका दूसरा शिष्य, कौन सा था मैं नाम भूल गई, गोवर्धन दास के अलावा कौन सा था उनका शिष्य? दो शिष्य थे ना, राजा। कौन? अरे, महंत के दो शिष्य थे, गोवर्धन दास और दूसरा शिष्य कौन था? हमने नाम નારાયણ देखा। દાસ. हाँ, नारायण दास। नारायण। तो महंत के साथ नारायण दास जो है वो चले जाते हैं और गोवर्धन दास इसी अंधे नगरी में रह जाता है। अब पर्दा जो है वो गिर जाता है। अब पर्दा खुलेगा तो दूसरा दृश्य शुरू होगा। तो दूसरा दृश्य जो है वहां क्या दिखाया जाता है, पीछे का बैकग्राउंड सब बदल गया, कि राजा है, मंत्री है और नौकर, वे सब अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। और पर्दे के पीछे से दुहाई है शब्द सुनाई देता है और सब चिल्लाते हुए आ रहे हैं। तो राजा उससे पूछता है कि भाई कौन चिल्ला रहा है, उसे बुलाओ। तो दो नौकर जो है ना, वो एक फरियादी को लाते हैं। जो फरियाद लेकर आता है उसे फरियादी कहते हैं। फरियाद लेकर आने वाला, फरियादी, शब्द समूह के लिए एक शब्द। याद रखिएगा, ये सब इस बार लिखवाऊंगी नहीं बेटा, क्योंकि लेसन के बीच में ही बता रही हूँ। शब्द समूह के लिए एक शब्द, फरियाद लेकर आने वाले या फरियाद करने वाला उसे फरियादी कहते हैं। मोल लेना, मुहावरा यानी दाम देकर खरीदना।
फिर कुंजड़िन तरकारी बेचने वाली स्त्री, वो भी एक शब्द समूह है। तरकारी बेचने वाली स्त्री तो उसे कहते हैं कुंजड़िन। फिर राजा पूछता है तो दो नौकर जो हैं वो एक फरियादी को लेकर आते हैं। अब फरियादी जो है ना वो कहता है दुहाई महाराज दुहाई। तो राजा कहते हैं बोलो क्या हुआ। तो फरियादी कहता है कि महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर गई, सो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। अब न्याय हो। क्या कहा उसने कि कल्लू बनिया है, उसकी दीवार जो है वो गिरी और वहां मेरी बकरी थी जो उस दीवार के नीचे दबकर मर गई। अब आप मेरे साथ न्याय कीजिए। तो राजा जो है वो किसे बुलाने को कहता है। कल्लू बनी है। कल्लू। हाँ, आप याद रखिएगा, मैं बीच बीच में ही अब हम पूरा लेसन पढ़ के नहीं करेंगे, ऐसे ही बीच बीच में सवाल के द्वारा ही हम पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे। तो राजा जो है वो कल्लू बनिए को पकड़ कर लाने के लिए कहता है। तो नौकर जो है वो बाहर जाते हैं और बनिए को पकड़कर लाते हैं। अब राजा ने बनिए से पूछा कि भाई इसकी बकरी दबकर मर गई। तो कल्लू बनिया क्या कहता है कि भाई मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि वह गिर गई। अब राजा कहता है अच्छा, तो कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को लाओ। अब बनिया ने किस पर दोष मढ़ा। कारीगर। कारीगर। हाँ, क्योंकि दीवार कौन बनाता है, कारीगर बनाता है ना। तो उसने कारीगर पर दोष मढ़ा कि कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि वो गिर गई। तो राजा ने कल्लू को छोड़ दिया कि बे जाओ कारीगर को पकड़ कर ले आओ। तो अब कारीगर को पकड़ के लाते हैं। तो अब कारीगर को पूछता है कि इसकी बकरी कैसे मर गई। तो कारीगर क्या कहता है। चूना वाला है खराब करे। हाँ, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर गई। ऐसा होता है। नो नो दीवार, मैम। मैम। नहीं। चूना कमजोर बना हो तो दीवार गिर जाती है। नो नहीं। मैम। चूना मतलब क्या। दीवार बनाने के लिए जो उपयोग में लिए जाते हैं ना, सीमेंट। सीमेंट हाँ वगैरह जो उपयोग में लिए जाते हैं, आपको वो तो पता होना चाहिए कि उसकी मात्रा जो है वो कम ज्यादा हो जाए। हाँ, तो अच्छी सीमेंट उपयोग ना की जाए तो वो कमजोर बनता है ना, मकान या घर जो भी बनाते हैं हम। तो उसने चूना ऐसा खराब बनाया, कारीगर ने कहा कि दीवार गिर गई। तो उसने किस पर दोष डाला, कारीगर ने। चूने वाले। हाँ, याद रखिएगा ये बहुत लंबा चूने चलने वाले वाला है। पर। पहले फरियादी आया, उसने दोष डाला कन्नू बनिया पर, कल्लू बनिया ने दोष डाला कारीगर पर, कारीगर ने दोष डाला चूने वाले पर। चूने वाले। बराबर। तो अब कहता है राजा कि चलो अब चूने वाले को बुला लाओ। तो कारीगर को निकाल देते हैं और चूने वाले को पकड़ कर ले आते हैं। तो चूने वाले से पूछा कि भाई कैसे मर गई बकरी दबकर। तो चूने वाला क्या कहता है। चूने वाला किसकी क्या ने कहता है। चूने हाँ किसी ने चूने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इससे हाँ से चूना कमजोर हो गया। हाँ, उसने क्या कहा कि भिश्ती ने, अब भिश्ती क्या काम करता है। भिश्ती क्या काम करता है। पानी डालने। आपको पता ही है, ये आपने कई बार सीखा ही है। भिश्ती कौन होता है कि जो मशक में पानी भरकर ढोता है उसे भिश्ती कहते हैं। ये भी शब्द समूह में पूछा जाता है। भिश्ती तो मशक में पानी भरकर ढोने वाला, उसे भिश्ती कहते हैं। ओके। तो उसने कहा कि भाई भिश्ती ने पानी ज्यादा डाल दिया। मशक पता है ना, मशक कैसी होती है, वो जिसका मुंह आगे की ओर होता है, चमड़े की बनी होती है और वो उससे पानी पिलाता है सबको। तो उसने मैम कहा पीछे कि से कौड़ी होती है। हाँ, तो उसने कहा कि भिश्ती ने पानी ज्यादा डाल दिया तो चूना कमजोर हो गया, इसलिए। तो अब चूने वाले ने किस पर दोष डाला। किस्ती वाले को। भिश्ती पर। हाँ, किस्ती। तो अब राजा ने किसको पकड़ कर लाने के लिए कहा। किस्ती को। भिश्ती को। देखो। तो अब राजा भिश्ती से पूछता है कि भाई क्यों रे तूने इतना पानी डाल दिया,
की दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। तो भिश्ती कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अब उसने किस पर दोष डाला भिश्ती ने? कसाई। कसाई। कसाई पर। कसाई। हाँ, चमड़े की मशक थी तो वो तो कसाई के पास मिल जाती है ना। तो उसने कहा कि उसने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें से पानी ज्यादा निकलने लगा और मुझसे पानी ज्यादा गिर गया चूने में। तो राजा कहता है ठीक है, चलो भिश्ती को भी निकालो और अब कसाई को लेकर आओ। तो नौकर लोग जो है ना वो भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लेकर आते हैं। अब राजा कसाई से पूछता है, क्यों रे, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? तो कसाई कहता है कि गडरिये ने टके की ऐसी भेड़ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अब भेड़ मतलब? बकरी। हाँ, हेटू। और गडरिया मतलब? भेड़। गडरिया मतलब? हमें सोलो એને ચરાવવા જાય ને ઈ. भेड़ बकरी चराने वाला। हाँ, भेड़ बकरी चराने वाला या पालने वाला। इसमें बहुत सारे शब्द समूह हैं, हाँ बेटा, इसलिए शब्द समूह याद रखिएगा। गडरिया तो बकरी पालने वाला या भेड़ बकरी पालने वाला या चराने वाला। तो उसने कहा कि गडरिये ने मुझे ऐसी बड़ी भेड़ बेच दी कि मुझसे मशक बड़ी बन गई। उसका चमड़ा बड़ा था, बड़ा निकला तो मशक भी बड़ी बन गई। उसने ऐसा बहाना किया। तो अब राजा कहता है कि कसाई को भी निकालो और गडरिये को ले आओ। तो कहाँ से शुरू हुआ था? फरियादी। फरियादी ने किस पर दोष डाला? कल्लू। कल्लू। ओके, कल्लू बनिया पर। कल्लू बनिया ने किस पर दोष डाला? कारीगर। कारीगर पर। वेरी गुड। कारीगर ने किस पर दोष डाला? चूने वाले। चूने वाले पर। चूने वाले ने किस पर दोष डाला? भिश्ती। भिश्ती पर। वेरी गुड। और भिश्ती ने किस पर दोष डाला? कसाई। 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 हाँ, कसाई। और कसाई ने दोष डाला गडरिये पर, है ना? गडरिये ने ऐसी बकरी बेची। अब गडरिया क्या कहता है देखते हैं। तो राजा ने गडरिये को पूछा कि ये ऐसी किसी का माइक अनम्यूट है और बैकग्राउंड में से बहुत आवाज आ रही है बेटा। गडरिये ने कहा नहीं मैम कि किसी का नहीं है. नहीं, अब हो गया, पहले आ रही थी। क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची तूने? तो राजा ने कहा कि अ, उधर से कोतवाल गडरिया आवे। गडरिया आवे ने गडरिया आवे। गडरिये ने कहा कि उधर से कोतवाल की सवारी आई और भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया और मैंने बेच दी, तो मेरा कोई कसूर नहीं। गडरिये ने कोतवाल पर डाला। अब कोतवाल क्या होता है? देखिए, चित्र में भी है कोतवाल। એમ આપડા દરવાજો હોય ને રાજાના લોકોના જમાનામાં જે દરવાજાની બહાર ઉભો રહીને સૈનિક મને એને કોઈને અંદર ન જવા દે એને કોતવાલ કહેવાય. हाँ, मुझसे भी। और इन शॉर्ट कहे ना कि जो सिपाही होता है या सिपाहियों का जो कैप्टन होता है, ऐसा कहे हम, तो उसे कोतवाल कहते हैं। हमारे यहाँ पुलिस होती है ना, ध्यान रखने के लिए पुलिस होती है। और पुलिस में भी कांस्टेबल होते हैं, सिपाही होते हैं, उसके ऊपरी अधिकारी होते हैं। उसी प्रकार राजा जो है, उस समय राजा थे तो नगर का ध्यान रखने के लिए जो सिपाहियों की टुकड़ी होती है ना, उसका जो कैप्टन होता है ना, उसका बड़ा पदाधिकारी, उसे कोतवाल कहते हैं। तो उसने कोतवाल पर की, कोतवाल निकला। अब यहाँ कैसे निकलती है ना पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए दिन में या रात में, तो वैसे कोतवाल की भी सवारी निकली थी। तो उसके डर से गडरिये ने जो भी बकरी हाथ आई वो बेच दी। उसने ऐसा कहा। तो राजा ने कहा इसको निकालो, अब कोतवाल को पकड़ के ले आओ। तो कोतवाल को पकड़ के लाते हैं। तो राजा कहते हैं क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी ऐसी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? तो कोतवाल कहते हैं महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं। तो राजा कुछ नहीं सुनता कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, कोतवाल को अभी फांसी पर लटका दो। उसने बकरी मर गई, उसकी सजा मिली किसको? कोतवाल को। कि कोतवाल को पकड़कर कहे कि इसे फांसी पर लटका दो।
चलिए आज मैं यहाँ तक रखूंगी। अब कल तीसरा दृश्य हम शुरू करेंगे और मैं चाहती हूँ कि ये जो तीसरा दृश्य है ना वो आप पढ़ के आओ। ठीक है, आपके पास टेक्स्ट बुक हो या पीडीएफ हो तो आप ये तीसरा दृश्य जो है वो पढ़कर आओ और मुझे बताओ कि इसमें क्या बात है आगे। और मेरा प्रश्न तो आपके लिए है ही, हाँ, अभी आपको अभी मुझे ये